नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिला जुला रुख। अमेरिकी और एशियाई बाजार में शेयर के भाव में गिरावट, यूरोप में उछाल। अमेरिका में डाउ जोन्स 1.99% यानी 653 अंकों से गिरा। S&P 500 3.20% यानी 132 अंकों से गिरा और नैस्डैक 4.29% यानी 521 अंकों से गिरा। यूरोप में FTSE 57 अंकों से बढ़ा और डैक्स 214 अंकों से बढ़ा। एशिया में निक्की 152 अंकों से गिरा, शंघाई 31 अंकों से बढ़ा, हैंगसेंग 368 अंकों से गिरा। क्रिप्टो के भाव में भारी गिरावट, बिटकॉइन $31,000 और इथेरियम $2,400 की रेंज में। ब्रेंट के भाव में गिरावट, प्रति बैरल $105 की रेंज में। सोने और चांदी के भाव में नरमाई, दोनों के भाव में हल्का मूवमेंट। डॉलर ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर, रेट पहुंचा 77.47 रुपया प्रति डॉलर। भारत के शेयर बाजार में नरमाई, सेंसेक्स 105 अंकों से गिरकर 54,364 अंकों पर बंद हुआ। पहुंचा डॉलर का रेट इंडियन रुपी के सामने 77 रुपया प्रति डॉलर, 77 रुपया 40 पैसे प्रति डॉलर हुआ और अब शायद थोड़ा सुधरा हुआ है कुछ पैसों से, लेकिन ये ऐतिहासिक ऊंचाई है और इसका असर सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है और इसका असर स्टॉक मार्केट पे क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा थोड़ी करेंगे। हमारे पैनलिस्ट के साथ कमलेश शाह जुड़ेंगे हमारे साथ और JP शेट्टी रोज की तरह जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरों पे, थोड़ा विश्लेषण करेंगे रोज की तरह प्रिया जी के साथ। तो अगर प्रिया जी आए तो उनको जोड़ा जाए प्लीज, उनको लाया जाए स्क्रीन पे और हमारे बाकी पैनलिस्ट का भी स्वागत करें हम इस शो पे। प्रिया जी नमस्ते, शेट्टी साहब नमस्कार, कमलेश जी को भी जोड़ दीजिएगा स्क्रीन पे। तो कमलेश जी भी आए हमारे साथ, हम उनके साथ भी चर्चा करेंगे। प्रिया जी द फ्लोर इज योर्स, खबरों के बारे में बताएं, विश्लेषण करें। जी सर, मार्केट काफी मिक्स रहा है, जहाँ पे अमेरिका नीचे रहा, एशिया भी ज्यादातर नीचे रहा, लेकिन यूरोप ऊपर रहा। इस वक्त मार्केट में कोई बड़ी खबर नहीं है, सिर्फ ये है कि कल भी मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले साल तक मान रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो टेम्पररी है, लेकिन टेम्पररी इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई है और एवरी इकोनॉमी इज फाइटिंग है और इसको कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स अब बढ़ाए जा रहे हैं। इसका असर मार्केट पे दिखाई दे रहा है, इसके कारण मार्केट्स नीचे है। अगर US से देखेंगे तो काफ़ी सेल ऑफ हुआ है और ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको लॉसेस हुआ है, खासकर टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो कंपनीज लाइक टेस्ला, अमेजोन, गूगल, इन सारी कंपनीज के शेयर्स काफ़ी डाउन रहे कल। अगर यूरोप देखें तो यूरोप ऊपर रहा बिकॉज डिप में काफ़ी बाइंग हुआ है, दैट इज़ ओनली रीज़न कि यूरोप ऊपर है। अदरवाइज मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। एक बड़ी चिंता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और युद्ध भी चल रहा है, तो जिसके कारण सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे हैं धीरे धीरे। चाइना में भी लॉकडाउन है, तो ये सारे इश्यूज हैं। एशिया भी इसीलिए नीचे है, निकी में काफ़ी सेल ऑफ हुआ है
इसलिए निकी डाउन है। ऐसे में चाइना थोड़ा सा ऊपर है बिकॉज बाकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे रिवाइव किया जाए। जी, तो ये एक पॉजिटिविटी है जिसके कारण आज उनका मार्केट ऊपर दिखाई दे रहा है। तो प्रिया जी, खबर ये भी आई है कि टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चाइना में वो बंद हो गया प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का इश्यूज है, मटेरियल नहीं पहुंच रहा है वहाँ उनके प्लांट में। मेरे ख्याल से ये चिंताजनक बात है, क्योंकि काफ़ी यूएस कंपनीज है, एप्पल है जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, चाइना में उनके बड़े बड़े मेगा फैक्ट्रीज हैं, और अगर वहाँ पे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का इश्यू होता है तो इनके उत्पादन पे ज़रूर सीधा असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। और मुझे लगता है ये थोड़ी चिंताजनक बात है। शंघाई में अभी भी रिपोर्ट आ रहे हैं कोविड के, बीच में शायद सुना गया था कि शंघाई में कोविड का जो प्रॉब्लम है वो शायद सॉल्व हो रहा है, लेकिन कल जो खबरें आई वो उसके विपरीत आई। तो मुझे लगता है जो भी कंपनियां हैं, खास करके अमेरिकी कंपनियां जिनके मेगा फैक्ट्रीज लगे हुए हैं चाइना में, उनके ऊपर उत्पादन का सीधा असर पड़ सकता है ओनली बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, और मेरे ख्याल से इसका असर हो सकता है बड़ी कंपनियों पे। तो देखने जैसी बात है आगे कि कैसे चलेगा ये। और इन्फ्लेशन का जो आपने जिक्र किया बिल्कुल सही बोला, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो कहा है कि 10% तक पहुंच सकता है ये साल के अंत तक। तो मेरे ख्याल से बड़ी ही चिंता की बात है। कमलेश जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम पे, वेलकम टू मेट्रो मनी एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस ऑन द शो। तो ये थी थोड़ी खबरें, थोड़ी विश्लेषण। क्रिप्टो में प्रिया जी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, आधे हो गए सारे भाव। जी सर, कल 29,000 तक गया था, 28 या 29,000 तक, अब ऊपर आके 31 है। मार्केट का असर इस पर कह सकते हैं कि अब इस पर भी नजर आ रहा है। जो नेगेटिव सेंटीमेंट है इस वक्त मार्केट में, वो क्रिप्टो पर भी नजर आ रहा है, और काफी सेलिंग प्रेशर है, इसके कारण क्रिप्टो नीचे नजर आ रहा है। जी, हम हमेशा कहते हैं इस प्रोग्राम पे कि ये जो एक एसेट क्लास ऐसा है कि इसका भाव बढ़ता क्यों है और गिरता क्यों है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ना बढ़ने का लॉजिक होता है, ना गिरने का लॉजिक होता है। इसलिए हम हमेशा सावधानी बरतने के लिए कहते हैं हमारे निवेशकों को, इस एसेट क्लास में जाना बड़ा कभी खतरनाक साबित हो सकता है। और अभी ये शायद दिख रहा है कि बिना वजह क्रिप्टो के भाव गिर रहे हैं। हमें लगा था शायद ये जब जो सैंक्शन आया है रशिया के ऊपर, क्रिप्टो के भाव बढ़ने चाहिए थे। क्रिप्टो इज वन वे दैट यू कैन प्रोबेबली सर्कमवेंट द बैन ऑन द डॉलर ट्रेड, लेकिन शायद वो नहीं हो रहा है किसी वजह से। और ऐसे माहौल में अगर क्रिप्टो का भाव गिरता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी चिंताजनक बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़ा पोजीशन लिया होगा क्रिप्टो पे। तेल के बारे में क्या ख्याल है प्रिया जी? कल गिरा, आई थिंक सऊदी अरेबिया ने कुछ रेट कम किए हैं, और चाइना में भी प्रोडक्शन कम होने की वजह से कुछ इम्पैक्ट आया है। जी सर, एक्चुअली चाइना जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, और वहाँ पे इस वक्त डिमांड इज अ बिग कंसर्न बिकॉज लॉकडाउन है, तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि क्योंकि डॉलर ऑल टाइम हाई है, इसका असर ऑयल पर भी नज़र आ रहा है जी, और मेटल्स पर भी नज़र आ रहा है, तो इसके कारण देख सकते हैं कि ऑयल नीचे है जी। और सऊदी अरेबिया ने भी शायद रेट कल कट किए है, तो मेरे ख्याल से उसका भी इम्पैक्ट सीधा इंटरनेशनल मार्केट पे आता है, क्योंकि जो सप्लायर है आपका मेन सप्लायर, अगर वो प्राइसेस कम करता है पर बैरल तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट तो आता ही आता है मेरे ख्याल से। इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम जिक्र करेंगे डॉलर के बारे में और कमलेश जी की भी टिप्पणी लेंगे। मेटल्स के बारे में प्रिया जी कोई कॉमेंट? जी सर, मेटल्स के बारे में, मेटल्स पे सर असर हो रहा है, जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं यूएसए में, उसका असर मेटल्स पे दिखाई दे रहा है। यूजुअली इन्फ्लेशन जब हाई होता है तो मेटल्स पे इसका उल्टा असर पड़ता है, मेटल्स हमेशा हाई ऊपर जाते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो काफ़ी प्रेशर है मेटल्स के ऊपर, और देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारत के स्टॉक मार्केट्स भी आज काफ़ी ज़्यादा कुछ बड़ा घटा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल थोड़ी वॉलेटिलिटी थी और क्लोज हुआ 105 डाउन में। तो आपकी कोई टिप्पणी हो, फिर हम जेपी सर से उनके कमेंट्स लेंगे और फिर कमलेश जी से डॉलर रेट के बारे में बात करेंगे। सर, दिन भर में काफ़ी ऊपर रहा मार्केट, लेकिन क्लोज नीचे हुआ मार्केट जी, एंड आई गेस जो इंटरनेशनली जो मोमेंटम चल रहा है उसका असर इंडिया पे दिखाई दे रहा है जी। मेरे ख्याल से यूरोप का भी इम्पैक्ट शुरुआत में अच्छा था, क्योंकि यूरोप ऊपर था, तो मेरे ख्याल से उसका थोड़ा पॉजिटिव रबाव था भारत के ऊपर।
लेकिन जैसे हम देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं कि पिछले आधे घंटे में, आधे पौने घंटे में कल यूएस में भी ऐसे हुआ कि पिछले आधे घंटे में डाउ जोन्स 600 पॉइंट गिरा। टिल द लास्ट हाफ एन आवर दैट पैनिक वाज नॉट देयर, एंड देन पिछले आधे घंटे में ही काफ़ी सेलर लोग मार्केट में आ गए। तो मेरे ख्याल से भारत में भी यही फिनोमेना दिख रहा है कि पिछले 30 मिनट में कुछ ना कुछ हलचल होती है। सेठी साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या क्या कमेंट है सर मार्केट के ऊपर, आज के मार्केट के ऊपर? सेठी साहब की आवाज प्लीज, सर की आवाज बढ़ाएं। हाँ जी सर बोलिएगा। सो वी कांट हियर सेठी सर, टेक्निकल टीम जरा उनसे बात करके जरा देखिए क्या है। कमलेश जी स्वागत है आपका फिर से एक बार इस प्रोग्राम पे। एनी कमेंट्स ऑन द शेयर मार्केट बिफोर वी मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ द इंडिया रूपी डॉलर रेट? निखिल जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से एफपीआई इनका काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है और उसके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अभी जो प्रिया जी ने बताया वो बात ठीक थी कि मॉर्निंग में मार्केट 200-300 पॉइंट प्लस से खुलता है, लेकिन वाइल क्लोजिंग टाइम स्पेशली लास्ट 1 आवर में वी सी अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर और मार्केट नेगेटिव में क्लोज होता है। ये एफपीआई का जो सेल का एक मेन रीज़न है जिसके कारण मैं सोचता हूँ कि इंडियन मार्केट थोड़े नीचे आ रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है इसमें निखिल जी कि एफपीआई के सेल है तो सामने डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से उनका भी काफ़ी अच्छा बाइंग सपोर्ट रहता है। और एक मैं ये कहूँगा कि एचएनआई और रिटेल कस्टमर्स जो है वो भी काफ़ी मात्रा में उनका भी इन्वॉल्वमेंट आजकल मार्केट में है, तो मार्केट को थोड़ा समझ जाता है। इतनी हद तक ये मार्केट फॉल नहीं होता है जितना जनरली वी वुड हैव एक्सपेक्टेड। तो और मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट लगभग यही रेंज, यही स्थिति में रहेगा। मेरे ख्याल से ये जो कमेंट आपने किया कि डॉलर के रेट की वजह से भी एफपीआई नेट सेलर बन जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा डॉलर मिलता है जब रुपी ये माफ़ कीजिएगा कम डॉलर मिलते हैं, लेकिन तो उनको लॉसेस कम करने के लिए उनको ये करना पड़ता है और वो सेल करके चले जाते हैं। तो सेठी सर की अगर ऑडियो उनका अगर फिक्स हो गया हो तो सेठी सर से कमेंट लेंगे। सर सेठी सर आपकी क्या राय है आज के मार्केट के ऊपर और खास करके डॉलर डेप्रिसिएशन को लेके क्या लग रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पे? आज की मार्केट का तो उतार चढ़ाव रहे, थोड़े वॉलेटिलिटी रही और आज की एक खास बात ये रही कि निफ्टी बैंक जो है 207 पॉइंट ऊपर उठा, वही एक प्लस पॉइंट है जिसकी ओर ध्यान जाना चाहिए। तो कई दिनों से बैंकों के स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरे हैं। आज के जो टॉप 5 गेनर रहे वो है जीएनएफसी, पीवीआर, मदरसन सुमी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स। और जो गिरे हैं कोल इंडिया, इंटेलेक्ट डिजाइन, टाटा स्टील, नेल्को, जिंदल स्टील। और न्यू हाई किसी ने टच नहीं किया। और 52 वीक्स लो में जोमेटो, इन्फोटेक बीम, इंडोकाउंट, नेटको फार्मा और नजारा टेक्नोलॉजीज। अभी मैं आता हूँ इस पे डॉलर वाले सवाल पर जी, क्योंकि एक चीज देखने में आई है सर। आप सर बिफोर यू कंटिन्यू आई जस्ट वांट टू शो वन ग्राफ। टेक्निकल टीम वो 2 ग्राफ हमने आपको दिखाए थे, एक बार थोड़ा अगर आप स्क्रीन पे पहला वाला ग्राफ लाएं तो ये सेठी सर ये ग्राफ है जो मूवमेंट हुआ है डॉलर के रेट में पिछले 1 साल में। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 साल में 72 रुपये तक नीचे तक गिरा था और आज 77 रुपये 40 पैसे के पार हो गया है। तो जो मूवमेंट हुआ है 1 साल में काफ़ी बड़ा हुआ है, फ्रॉम 72 रुपीज़ अप टू 77। तो ये 1 ईयर का ग्राफ दर्शकों कि कैसे डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, माफ कीजिए अप्रिशिएट और रुपी डेप्रिशिएट हुआ है पिछले 1 साल में। अब 77.40 के आसपास पहुंचा है। सेकेंड ग्राफ दिखाएं प्लीज। इसका सीधा असर पड़ता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि हमारी आयात और हमारा निर्यात में क्या गैप है,
टेक्निकल टीम सेकंड ग्राफ प्लीज। आयात और निर्यात में क्या गैप है ये हमें दिखाई देता है। देखिए ये आप जो टेल दिख रहा है, जो शेपुट दिख रहा है पीछे में एंड में, ये है पिछले महीनों का। थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा ग्राफ प्लीज, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं कि 2022 के एंड में आते आते कैसे ग्राफ में दिखते बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना बढ़ रहा है, यानी नेगेटिव बढ़ रहा है। इंपोर्ट्स आपके जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और $25 बिलियन $25 बिलियन पर मंथ का आपका एक बैलेंस ऑफ ट्रेड का गैप आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है। इसका सीधा दो कारण है, एक तो जो डॉलर का रेट अप्रिशिएट हुआ है रुपये के सामने, और दूसरा जो ब्रेंट ऑयल का जो प्रति बैरल $105-110 हुआ कंपेयर टू 30, 40, 50, 60 जो पिछले सालों में था। इसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पे पड़ता है। तो इसका क्या असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, इसका क्या असर पड़ता है शेयर मार्केट पे, पहले शेट्टी साहब से सुनेंगे और फिर कमलेश जी से बात करेंगे। फिर से पैनल इसको लाया जाए स्क्रीन पे। सॉरी शेट्टी साहब, प्लीज कंटिन्यू। आई जस्ट वांटेड टू शो सम नंबर्स टू द व्यूअर्स। यू मे प्लीज कंटिन्यू विथ योर कमेंट्स। यही जो बात आपने बताई है वही मैं कहने जा रहा था जी। अभी अप्रैल 29 का जो वीक था उसमें एक हफ्ते में $2.695 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आई है जी, और ये 8 सप्ताह से लगातार गिरावट आ रही है जी, और पहली बार $600 बिलियन से नीचे फॉरेन एक्सचेंज गया है जी। और यूएस डॉलर का जो इंडियन रेट है, एक्सचेंज रेट है, उससे पिछले 3 महीने में हाईएस्ट था 77.35, एवरेज था 75.45 जी, और लोएस्ट था 73.81 जी, 12 तारीख को जी, और यूएस डॉलर का एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसके चार्ट में बताया जा रहा है कि फरवरी 2022 में 95 था वो, और अभी 9 मई को उसका रेट 102.5 था। जी, 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 इसका अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 7.5% या 8% की वृद्धि हुई है डॉलर इंडेक्स में। जी बिल्कुल। अभी 8% जहाँ एप्रिसिएशन मिलेगा जी बैठे बैठे, जी, तो वो पैसा तो डॉलर में ही जाएगा ना, रुपए में थोड़े आएगा। सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट का जो पैसा होता है इसको अलग अलग से पुकारा जाता है। जी मैं बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रहा था, जी, तो उन्होंने बताया कि ये हॉट मनी है। हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, बोलते हैं हम आपके स्टॉक्स में पैसा लगाएं, हम बोलते हैं नहीं, हमें हॉट मनी नहीं चाहिए। आप आज डालोगे कल निकाल के ले जाओगे, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जी, 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 जी। लेकिन शेट्टी सर, ये तो फ्री ट्रेड का एक रिस्क होता ही है कि जब आपका मार्केट कैपिटलिस्ट मार्केट है और आप एफपीआई अलाउ करते हो, एफडीआई अलाउ करते हो, तो सीधी सी बात है कि जो पैसा आता है उसको पैसा बाहर जाने का भी हक होता है। तो अदरवाइज आई एग्री विथ योर कमेंट दैट हॉट मनी इज नॉट वेलकम बिकॉज इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द शॉर्ट रन। लेकिन आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं जब आपका ओपन मार्केट है और एफपीआई जब अलाउ करते हैं? पर बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत छोटी इकोनॉमी है जी, उसके उन्होंने अपने खतरों के हिसाब से उनको चेतावनी दी कि हमें नहीं चाहिए। जी, 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 उनका तो सारा मार्केट कैपिटल, पहले इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं थे तो वो बोले कि तुम्हारा मार्केट कैप ही नहीं है। जी। असल में बात कर रहा था किसी से आज की डेप्थ ऑफ द इक्विटी मार्केट इंडिया में जो नहीं है। आज आपके पास 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन आपकी जो डीमैट अकाउंट्स है वो सिर्फ 8 करोड़ या 9 करोड़ है, यानी 121, और उसमें डुप्लीकेट भी बहुत होंगे, लेकिन अब मान के चलिए उतने हैं, तो 125 करोड़ की आबादी तो इक्विटी में मानती ही नहीं है, तो सारा डेट में ही मानती है या डिपॉजिट में ही मानती है। तो ये जो इक्विटी कल्चर है जब तक आएगा नहीं तब तक हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे फॉरेन इक्विटी के ऊपर। तो वहाँ पे एक इक्विटी कल्चर है, वहाँ पे एक इक्विटी कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एक इक्विटी का एक बड़ा ही एक्सेप्टेंस है एज कम्पेयर टू डेट। इसलिए आप देखेंगे कि जो पीई फंड्स है, हेज फंड्स है, एफपीआई कहो, एफडीआई कहो, इतना पैसा आता है भारत में क्योंकि वो इक्विटी में मानते हैं। और उसके एज अगेंस्ट दैट Indian mentality is still towards debt, fixed rate of interest, fixed income investments, because the equity culture is still not there. इसके बारे में कोई राय सर आपकी?
देखिए पहले म्यूचुअल फंड जो है स्मॉल कैप फंड नहीं शुरू करते थे, जी अभी म्यूचुअल फंडों में आपको स्मॉल कैप फंड मिलेंगे बहुत, जी 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 तो सही उससे बात। उन्होंने शुरुआत की है। जी और बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंडों के पास मिलेंगे। जी 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 मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड का एक जो एक एक्सेप्टेंस आया है मार्केट में, बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडियन इक्विटीज़ के लिए, और काफ़ी अभी स्मॉल इन्वेस्टर्स है जो म्यूचुअल फंड में जमा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। कमलेश जी, आपके बारे में आपकी क्या राय है कि जो ये डॉलर का जो मूवमेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और आपने ऑलरेडी ओपनिंग कमेंट में कुछ कहा इसके बारे में, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन हाउ डू यू सी द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, व एक साल आने वाले 2 साल में क्या रुख देख रहे हैं आप, और इसका असर क्या हो सकता है हमारी अर्थव्यवस्था पे और शेयर मार्केट पे? पहले अर्थव्यवस्था पे और फिर शेयर मार्केट पे। निखिल जी देखिए, यूएस डॉलर बढ़ने के 3-4 कारण मुझे लग रहे हैं। उसमें से एक सबसे पहला कारण तो यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी, फेड ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो फंड फ्लो इंडिया से वहाँ निकल रहा है। नंबर 2, इक्विटी में भी निखिल जी मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोई चैलेंज या टास्क होगा ना, तो इज़ द वैल्यूएशन ऑफ एनी स्टॉक। तो अब क्या है कि कोई एफपीआई के पोर्टफोलियो में भी कोई ऐसे अच्छे स्टॉक्स होंगे जिसमें उनको एक्सपेक्टेड जो रिटर्न था उससे भी ज़्यादा बेटर मिल रहा है, तो दे वुड बी सेलिंग इट ऑफ, दे विल नॉट बी होल्डिंग इट। तो एक एफपीआई का सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस बना हुआ है। यूएस में जो फेड रेट बढ़ा है वो एक वन ऑफ द रीज़न है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ क्रूड है, एंड फोर्थ इज ऑफ कोर्स इज द ग्लोबल सिचुएशन जो हम पिछले 75 दिन से देख रहे हैं। तो देर आर मल्टीपल रीजंस है कि जिसके कारण यूएस डॉलर बढ़ रहा है। अब एक नंबर में अगर आपके साथ शेयर करूं तो इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एफपीआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 1.7 लाख करोड़ पुल आउट कर दिया है। और अब ये मेरे पास फिगर ये भी है कि इवन फॉर दिस फर्स्ट मंथ ऑफ दिस न्यू ईयर अप्रैल 2022 उसमें भी एफपीआई ने कुछ 17,000 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेच के फंड्स पुल आउट कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन है, दिस आर सम ऑफ द रीजंस है। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा साथ में कि मैं एक और आर्टिकल देख रहा था, तो यूएस डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग डे बाई डे, इट्स अप्रिशिएटिंग, बट इट्स नॉट हैपनिंग ओनली अगेंस्ट द इंडियन रुपी। इंडियन रुपीज के सामने वो 5 से 7% बढ़ा हुआ है, बट मैं बाकी कुछ कंट्री की करेंसीज के सामने देख रहा था, जैसे आप येन ले लीजिए या पाउंड ले लीजिए, तो 2-3 करेंसी के सामने उनका तो कुछ अप्रिसिएशन मोर देन 15-20% हुआ है। तो ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन यूएस डॉलर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग। और एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जो प्लेयर्स एंड ट्रेडर्स है उससे मेरी बात होती है, तो एक ऐसी एक संभावना है कि वी मे सी डॉलर टचिंग टू 79 इन दिस मंथ ओनली। आपको लगता है आरबीआई इंटरवीन करेगी प्राइसेस को कंट्रोल करके? क्योंकि आरबीआई का इंटरवेंशन कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कितने डॉलर बेचती है, कितने, इफ दे पंप इन मोर लिक्विडिटी और डॉलर्स पंप इन करेगी सिस्टम में, तो शायद प्राइसेस कंट्रोल में आ सकता है। आपको लगता है आरबीआई इस वक्त इंटरवीन करेगी या करना क्या उनको करना चाहिए? निखिल जी, जो मैंने आपको 3-4 रीज़न बताया ना, उसमें से एक रीज़न ये भी एक मैं समझता हूँ होना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 दिन के अंदर जो मूवमेंट देखी उसमें आरबीआई का कुछ इंटरवेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही आरबीआई का इंटरवेंशन होता है तो एटलीस्ट कम से कम वो बढ़ते हुए रुक जाता है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आज नए ट्रिगर आपके सामने रखे कि 78-79 आए, उस समय पे आरबीआई विल डेफिनेटली इंटरवीन इनटू दिस और will try to keep dollar in within the control what we generally believe उस लेवल पर लाने के लिए। और मुझे लगता है कमलेश जी, देखिए आरबीआई इंटरवेंशन इट हैज टू बी सिलेक्टिव, इट कांट बी, यू कांट कंट्रोल द मार्केट ऑल द टाइम। मैं तो मानता हूँ इस चीज़ में, लेकिन जब आपको एक डबल वहमी होता है कि जब आपके जो ऑयल के प्राइसेस है, और हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट आज ऑयल है, अगर समझिए कि ऑयल का भाव $30 होता है, $40 होता है, नियंत्रण में होता, और एक्सचेंज रेट कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ डाउन होता है, तो बात ठीक है। लेकिन आपके ऑयल के रेट भी बढ़ रहे हैं, 105 के ऊपर हमेशा रहते हैं, और ऑयल के बढ़ने के साथ साथ आपका एक्सचेंज रेट भी आपके साथ नेगेटिव जा रहा है। मुझे लगता है अब शायद वक्त आया है आरबीआई को इंटरवीन करना चाहिए, थोड़ा लिमिटेड इंटरवेंशन, लेकिन
प्राइसेस को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि कभी एक ट्रिगर आ जाता है तो एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है, और जब फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है अब शायद वक्त है आरबीआई इंटरवेंशन का। सेठी सर, योर कमेंट्स ऑन डू यू थिंक आरबीआई शुड इंटरवीन एट सच अ स्टेज, और अभी इसका जो इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे होगा वो क्या हो सकता है? आरबीआई ने खुली छूट दे रखी है, कितना भी खर्चा करो, कहाँ भी घूम के आओ, आप इसमें सट्टा करो, कितना भी जी फॉरेन स्टॉक्स में कितना भी नुकसान करो, जी कितनी बार यात्रा करके आओ, जी कोई भी सामान खरीदो, जी अनलिमिटेड टाइप की लिमिट दी हुई है, जी उसका काफी मिसयूज भी हो रहा है। अभी क्रिप्टो में जो लॉस होता है वो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, जी और क्रिप्टो की जो कंपनी है उनमें इंडियन ज्यादा लॉस ही करने वाले हैं, जी तो क्रिप्टो को समझते नहीं है, वो एक्साइटमेंट के लिए करते हैं, जी एंड दे लूज मनी। जी पीछे पेपर में कुछ आंकड़े आए थे कि इसका भी आंकड़ा, अगर क्रिप्टो में कितना इंडियंस ने लॉस किया है जी तो वो फॉरेन एक्सचेंज की बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, बहुत सही बोला। इसकी और आरबीआई क्रिप्टो इंटरव्यू कर सकता है, तो उससे आरबीआई के इंटरव्यू करने से फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा वापस आ जाएंगे। जी सवाल ये कोई प्रोडक्टिव सोल्यूशन सोचना चाहिए जी जी कि अपना रुपया कैसे मजबूत हो, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। अभी नहीं, मार्च साहब, 19 देखिए, जब आप एक सोशल डेमोक्रेसी है और आपको एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं, सेमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो एलआरएस स्कीम के बारे में आप जिक्र करो, दर्शकों को बता दें, एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है आरबीआई का, जिसके तहत आप $2.5 लाख प्रति इंडिविजुअल प्रति साल आप बिना कोई सवाल पूछे आप बाहर भेज सकते हैं। और जो सेठी साहब का जिक्र है शायद उस पर कि आपको एक छूट दी गई है कि आप फॉरेन एक्सचेंज आपको जिस तरह चाहे आप यूज़ करिए बिना कोई सवाल आपको कोई पूछे, जो पहले नहीं था। ये एलआरएस स्कीम का आया अभी कुछ सालों पहले, तो शायद इसका जिक्र सेठी साहब ये शायद जरूरी था, क्योंकि द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हमारे भारत के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग भारत आ रहे हैं, तो शायद एक थोड़ा रिक्वायरमेंट भी था रिलैक्सेशन का। तो आपको लगता है, अभी आपको पहले ये सवाल पूछता हूँ फिर कमलेश जी को, तो क्या ये एलआरएस स्कीम जो है और जो वेरियस जो हमने एक छूट दे रखी है, क्या शुड आरबीआई स्टार्ट रेनिंग दिस इन, शायद शुड आरबीआई टेक बैक सम ऑफ दिस लिबरलाइजेशन और शुड दे कंटिन्यू विद इट? ये क्या दिखावे की चीजें हैं, दुनिया को बताना था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हो गए हैं जी, हम कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी पैसा उड़ा सकते हैं जी अभी उसका असर दिख रहा है कि 8 हफ्ते से लगातार लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पहली बार $600 बिलियन के नीचे आ गया है और 8 हफ्ते से लगातार गिर रहा है जी तो ये सब सिग्नल है कि मिसयूज हो रहा है। जी और दूसरा जो हमारा ये लॉकडाउन वगैरह रहा तो उसमें एक्सपोर्ट पूरे नहीं हो पाए, जी जी, चाहे वो डायमंड इंडस्ट्री इतनी। निखिल जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की जो पॉलिसीज है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस की, आई वुड से बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। 1992 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, वी मेड दिस ग्लोबल इकोनॉमी, तो स्वाभाविक रूप से फिर अपने यहाँ से भी रेमिटेंसेस के लिए विंडोज इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है, देना चाहिए और वो दे रहे हैं। ये जो रेमिटेंसेस 2.5 लाख पर एनम पर इंडिविजुअल की लिमिट है, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बहुत बड़ा रकम या राशि बाहर निकल जाती है। हाँ, फ्रैंकली मुझे क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस के बाद डॉलर्स के ऊपर कितनी इम्पैक्ट है उसका आज मेरे पास डेटा नहीं है, तो आई वुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन दैट। लेकिन रेमिटेंसेस जिस तरह से अभी जो गवर्नमेंट ने किया है, और इन अ वर्स्ट सिनेरियो इसमें भी वो रिव्यू कर सकते हैं कि जो 2.5 लाख है उसको शायद 2 लाख करे या 1.5 करे, क्योंकि जैसे हमने भी देखे ना एफपीआई इन्वेस्टमेंट पे भी हमने कैप्स रखे ही हुए हैं ना कि इंडिविजुअल एफपीआई कैन पुट 5% इनटू कंपनी, कलेक्टिवली दे कैन पुट 10%। तो वैसे सेक्टर वाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो होते हैं वो कैप्स वगैरह आ सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन निखिल जी इसमें एक चीज मुझे और ऐड करनी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक इंपोर्ट बिल है वो स्पेशली बिकॉज ऑफ द क्रूड,
वो इतना हैवी हो जाता है, इसके लिए डॉलर की मूवमेंट हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, ये समय के ऊपर हमको ये देखिए आप ये स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कहूंगा, आप ये कुछ ये कंपनी के डेटा निकाल लीजिए। आप जो कंपनीज स्पेशली फार्मा है, टेक्सटाइल है, IT है, तो उन लोग के तो रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं, बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग द थिंग्स। उन लोग की रेवेन्यू बढ़ेगी तो उनके स्टॉक मार्केट लेवल प्राइस पे भी उसके फर्क पड़ेंगे। मैं ये सोचता हूँ ये सिचुएशंस में एक पॉलिसी ये होनी चाहिए कि अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसा आपने बताया, तो हमारा इंपोर्ट अगर हम थोड़ा बहुत कम नहीं कर सकते तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना एक अपनी सरकार की कोशिश होनी चाहिए, और जितना हो सके उतना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप कम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपनी इकोनॉमी को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा जितनी मैं बाकी कंट्री के लिए देख रहा हूँ। जी बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी, यू आर बीन अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपकी क्या राय है ये फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन जो इंडिया आज फेस कर रही है, और क्या आपको लगता है कि RBI को और कुछ कानून लागू करने चाहिए कंट्रोल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड के ऊपर? जी सर, उनको बिल्कुल कानून लाना चाहिए, उनको इंटरवीन करना चाहिए, और जिस तरह से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, देयर इंटरवेंशन इज मच रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और हम देख ही रहे हैं कि एक बैटल है लोगों के लिए, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड से यस, RBI इंटरवेंशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कमलेश जी ने कहा एक ऑयल चीज ऐसी है जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सेठी साहब, आखिर में आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर होगा इसका? कौन सी कंपनियों को फायदा होगा, किस तरह की कंपनियों को फायदा होगा, किस तरह की कंपनियों को नुकसान होगा? कोई राय आपकी इसके बारे में? देखिए, ऑयल में दूसरी चीज जो हम भूल गए हैं वो कुकिंग ऑयल की है जी। एक समय हम उसमें आत्मनिर्भर हो चुके थे, हमें एक बूंद तेल की आयात नहीं करनी पड़ती थी, खाने के तेल की। जी। आज हमें इतना आयात करना पड़ रहा है, ये पूरा यू टर्न हो गया है। जी। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है कि विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आएगा तो अच्छी कंपनियों में ही आएगा जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, ब्लू चिप है, इंडियन मल्टीनेशनल्स हैं जैसे रिलायंस है। जी जी। तो और बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आएगा जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी एप्रिसिएशन की आशा है। जी 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 जी। मेरे ख्याल से बहुत ही एक सही विषय आपने उठाया है कि जिस चीज में हम आत्मनिर्भर थे कुछ सालों पहले, आज नहीं है, फूड ऑयल के ऊपर। और उसका कारण अनेक कारण है कि हम शुगर केन की तरफ चले गए, हम ऐसे कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए जहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स अच्छे आते हैं, जहाँ फ्यूल एफिशिएंसी आती है, और हमें लगा कि चलो इसको एग्रीकल्चरल मिक्स जो शिफ्ट हो गया पिछले कुछ सालों में, इसके बारे में तो हम अलग से चर्चा करना चाहिए हमें। मुझे लगता है आपने बहुत ही उम्दा विषय उठाया है कि ये क्यों हुआ, और आज हमें इसका असर दिख रहा है कि हमें पाम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, अलग अलग तरह के फूड ऑयल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसका सीधा असर हमारे आयात पे और इंपोर्ट बिल पे आता है, फॉरेन एक्सचेंज पे आता है। बहुत ही अच्छी बात उठाई है आपने सेठी साहब, इसके ऊपर हम चर्चा फिर करेंगे दूसरे शो में। तो यहाँ पे हम टाइम निकला जा रहा है, हम कमलेश जी से फाइनल कॉमेंट लेंगे, फिर सेठी सर आपसे लेंगे, फिर प्रिया जी से लास्ट कॉमेंट, एंड देन आई विल वाइंड अप। कमलेश जी, लास्ट कॉमेंट फ्रॉम यू। निखिल जी, पहले मैं स्टॉक मार्केट के लिए कमेंट करूंगा जी कि जब मार्केट इस तरह से गिरता है ना जी, तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग टू अ स्मॉल इन्वेस्टर्स जी। और मैं हमेशा जो कहता हूं कि इस समय पे आपका फोकस इंडस्ट्री लीडर और मार्केट लीडर कंपनियों के ऊपर ही होना चाहिए जी। तो उस आपको एक छोटे निवेशकों को खरीदी का मौका मिलता है जी। दूसरा निखिल जी, मैं ये सोचता हूँ कि देखिए ये एक साइक्लिक इफेक्ट होती है। आज ग्लोबल सिनेरियो जिस प्रकार से है तो FPI हम पिछले 8 महीने से देख रहे हैं कि दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग, लेकिन अब ये सिचुएशन के ऊपर आप आइए कि 1 साल 2 साल के बाद अगर यही पैसा वापस इंडिया में आना चालू हो गया यानी करीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए, तो फिर हमारा मार्केट कहाँ हो सकता है जी। हाँ, तो ये टाइम जो है ना, इस टाइम में नंबर 1 इज टू पिकअप द गुड स्टॉक विद द एडवाइस ऑफ द योर फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर, और नंबर 2 इस समय में मार्केट में डेली की ये मूवमेंट्स के देखकर पैनिक होना
कि आज 500 पॉइंट 700 पॉइंट और फिर ये 10 दिन के अंदर 5000 पॉइंट चले गए, उससे अच्छा मेरी तो ये राय रहती है कि इट इज़ द टाइम टू सिट क्वाइटली ऑन योर होल्डिंग एंड गिव देम टाइम टू ग्रो। परफेक्ट, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। पैनिक का समय नहीं है और भारत के फंडामेंटल्स वैसे भी इंटैक्ट है। सेठी सर, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। अभी कमलेश जी ने कहा जो 2.25 लाख करोड़ गया है, जब भी आएगा। अभी आप LIC को देखिए, LIC हर साल कितने लाख करोड़ इन्वेस्ट करता है जी, तो करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा मेरे ख्याल उसका इन्वेस्टमेंट है हर साल का जी। अभी इतना तो उसके सामने 2.25 लाख करोड़ का कोई मीनिंग नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं है जी, जागृति की कमी है। लोगों को जागृत करना है कि वो अपना विकास कैसे कर सकते हैं और देश का विकास कैसे कर सकते हैं। जी जी, ये सिर्फ सट्टा या जुआ नहीं है, ये ग्रोथ की पूरी स्टोरी है जिसका सब लोग मिलजुल के फायदा उठा सकते हैं जी और मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं। जी तो एक हेल्दी एजुकेशन जो होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, वो हमारे यहाँ नहीं है। जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से सही बोला आपने, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज इनफ मनी फ्लोटिंग इन द मार्केट टू सस्टेन द मार्केट। लेकिन इक्विटी का अवेयरनेस, जैसे मैंने कुछ मिनटों पहले कहा कि सिर्फ 8 करोड़ लोग निवेशक है 130 करोड़ में से, 135 करोड़ में से, तो फिर यानी 120 करोड़ लोग आज निवेशक नहीं है। तो क्या हम निवेशकों का दर बढ़ा सकते हैं, क्या हम उन्हें इंटरेक्ट कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में, एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रिया जी, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू। सो मार्केट काफी अनप्रेडिक्टेबल है, कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ मार्केट का रुख होगा। सो इन्वेस्टर्स नीड टू बी वेरी केयरफुल अगर इस समय इन्वेस्ट करेंगे तो। लेकिन थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, जैसे कमलेश जी ने कहा कि इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल, मार्केट्स आर फिकल, मार्केट्स आर नॉट योर फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। संभाल के करिएगा जो भी करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिएगा। आपके पास एक्सपर्ट बहुत हैं, हमारी बातें सुनो आप, हमारी विश्लेषण सुनिए, लेकिन एक्सपर्ट के एडवाइस लेके आगे बढ़ना। तो कमलेश जी, आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर से आए, हम यही उम्मीद रखते हैं। सेठी साहब, एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंसाइटफुल कमेंट्स। प्रिया जी, एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस ऑफ ऑल द मार्केट्स। दर्शकों, आज का प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो आपके लाइक और शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। हम अब कल 4 बजे फिर आएंगे आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरों लेकर, विश्लेषण लेकर और एक खास विषय लेकर जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप तब तक आपके पास कोई कमेंट हो, कुछ आपको बताना हो हमें, तो हमें ईमेल करिएगा metromani@metromumbai.live.com पे। और अगर कोई दुविधा हो, कोई संकट हो, कुछ पूछना हो आपको हमें, तो हमें आप helpdesk@metromumbai.live.com पे ईमेल कर सकते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी दुविधा को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कल 4 बजे फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने। लेकिन आप तब तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों और विश्लेषण का सिलसिला 24/7 जारी रहता है मेट्रो मुंबई पे, जो आपका सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।